नमस्कार। आचार्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में हम स्वर संधि के अब तक 3 भेद पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि इनको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। इनके अच्छे से संधि करना, संधि विच्छेद करना या जो भी किस प्रकार से शब्द में परिवर्तन होता है, वर्णों में परिवर्तन होता है, वो सब हमने पढ़ लिया है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जब स्वर संधि पढ़ रहे थे तो यहाँ पर केवल स्वर और स्वर में परिवर्तन होकर के केवल स्वर में ही परिवर्तित रूप होता था। अब हम जो यण संधि पढ़ रहे हैं इसमें स्वर में परिवर्तन न होकर के य व र में परिवर्तन होगा और इसी कारण से जो अगली संधि का नाम होगा वो यण संधि होगा। यण संधि हम आज पढ़ेंगे। यण संधि में देखो होता क्या है, ये देखो, जब इसकी परिभाषा देखते हैं, स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर में बदलाव न होकर य व र में परिवर्तित रूप होता है, इसलिए इसे यण संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, ये केवल यण संधि की परिभाषा है। यहाँ पर स्वर में स्वर जब मिलता है तो बदलाव में कोई स्वर न आकर के य व और र इनमें परिवर्तन होता है, और जो ये परिवर्तन होता है तो परिवर्तित रूप ही इस य के कारण यण संधि कहलाता है। ठीक है ना। तो यण संधि हम आज पढ़ेंगे। इसका देखो विस्तार से अगर हम विवेचन करेंगे तो कैसे होता है ये परिवर्तन, कैसे य में व में या र में बदलता है। ऐसे तो देखो ये य व र ल ये ऐसे होता है, लेकिन इसकी संधि हम हिंदी में नहीं करते हैं, ये केवल और केवल संस्कृत में होती है। तो हम केवल य व र का परिवर्तित रूप पढ़ेंगे। देखो आगे, जब ई या ई के बाद उ या उ के बाद या री दीर्घ या ह्रस्व के बाद क्या होता है, कोई भी असमान स्वर होता है तो इनका परिवर्तित रूप क्या होता है, ई और ई, ह्रस्व और दीर्घ, इसका परिवर्तन रूप तो हो जाएगा य में, उ और उ, ह्रस्व और दीर्घ उ, इसका परिवर्तन हो जाएगा व में। कब होगा, जब यहाँ पर कोई असमान स्वर आएगा। और यहाँ पर री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो इसका परिवर्तन रूप हो जाएगा र में। और यही हमारी दीर्घ संधि ये गुण यण संधि कहलाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि परिवर्तित रूप य में, व में और र में होगा। देखते हैं इसके प्रमुख उदाहरण किस प्रकार से। एक बार और अपन समझ लें कि यहाँ पर जो परिवर्तित रूप होता है वो होता किसके कारण है। ये होता है उच्चारण स्थान के कारण। उच्चारण स्थान के कारण कैसे, जैसे मान लो ई का या ऊ का या री का, इनका उच्चारण स्थान
वही है जो कहीं ना कहीं परस्पर रूप से य का या व का या र का रहेगा। जैसे हम ई को तालु से बोलते हैं, यहां पर जो स्वर है ये बिना टकराव के होते हैं, कंपन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इससे थोड़ा सा जैसे हम ई यह बोलेंगे तो यहां पर इसमें कुछ टकराव होगा, लेकिन बोला जाएगा किससे? तालु से ही बोला जाएगा। और यहां पर ऊ यहां पर होठों से बोला जाता है, तो इसका कारण है कि वह भी कहां से बोला जाता है? होठों से बोला जाता है। लेकिन ऊ में यहां पर किसी प्रकार का कोई रुकावट या बाधा नहीं होती है, और उसमें वह में कुछ ना कुछ बाधा जरूर होती है। और री हमारा मूर्धन्य से बोला जाता है, और र भी हमारा मूर्धन्य से ही बोला जाता है। तो ये परिवर्तित रूप क्यों होता है? इसी के कारण होता है, उच्चारण स्थान के कारण। इसके प्रमुख उदाहरण हम देखते हैं किस प्रकार से इनमें बदलाव होता है, परिवर्तन रूप होता है। एक एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ई का उदाहरण समझते हैं कि हमने परिभाषा के अनुसार लिखा कि जैसे मान लो ई या ई, ह्रस्व आए या दीर्घ आए, इसके बाद में अगर मान लो कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो इसका परिवर्तित रूप जो भी होगा वो यह होगा। किस प्रकार से होगा यह हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, गत्यवरोध, ठीक है, यह हमारा एक यण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, यण संधि का उदाहरण है। यहां पर हम अब इस संधि के अनुसार, नियमों के अनुसार इसमें संधि विच्छेद करेंगे और इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर जो वर्ण होता है वह आधा होता है। आधा मतलब इसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता है, स्वर रहित होता है। तो जब हम संधि करते हैं तो ये स्वर रहित हो जाता है। जैसे अभी यहां पर यह जो तय है यह अभी स्वर रहित है। कैसे होता है ये सब? देखो, अब जैसे हम परिवर्तित रूप देखेंगे कि कहां पर होता है। परिवर्तित रूप के रूप में हमने देखा कि यह में परिवर्तित होता है, तो यह यहां पर हमारा आ रहा है, ठीक है ना। इस यह में देखो, अब यह है, आधा कर दिया हमने। यह यहां पर पूर्ण है, वो किसकी बदौलत है? इस ए की बदौलत है। और आगे हम अगर ऐसा का ऐसा ही लिख दें तो ये हमारा एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब यह देखो किसके कारण बना है? ई और ई के कारण। इस ई और ई के कारण जो यह बना है, तो हम क्या कर देंगे? यहां पर ई लिख देंगे। ई लिख दिया तो आगे जो वर्ण है वो क्या है? आधा तय है, तो ये तय हम लिख देंगे। जैसे मान लो ये हलंत लगा दिए, आधा हो गया। अब यहां पर हम किसको शामिल करें? ई को शामिल करें, तो ये हमारा ती हो गया, ये पूर्ण हो गया। और आगे हम इसके क्या लिख देंगे? पहला वर्ण लिख देंगे, गति। तो ये पूरा शब्द क्या कहलाएगा? गति धन अवरोध। अब यहां से आप अगर दोबारा समझने की कोशिश करें तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर संधि करते हुए क्या लिखा? गति धन अवरोध, ये लिखा मैंने। यहां पर अ है, यहां पर ई है, ये ई आ गया, ये ई है। और यहां पर कोई भी असमान स्वर, ई के बाद ई नहीं आ रहा है तो असमान स्वर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अ। और परिवर्तित रूप किसमें होगा? यह में होगा। अब यह में होगा तो यह यहां पर पूर्ण बन जाएगा, क्योंकि इसमें असम्मिलित हो जाएगा। तो ये तो अपन ने एक गति सीख ली है। आगे देखो, इसमें जब हम ये करेंगे तो यहां पर तय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इसमें से क्या निकाल लिया है?
स्वर निकाल लिया है और स्वर निकालते ही तय यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो हम अगर आधा तय लिखें तो उसके अनुसार ये ई में किस में परिवर्तित होगा, ये में, तो ये गत्यवरोध, ये हमारा पूर्ण शब्द बन जाएगा गत्यवरोध। गत्यवरोध का अर्थ होगा गति में अवरोध। अगर हम मान लो चल रहे हैं, चलते चलते कोई हमारी रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, तो वही क्या कहलाएगी, अवरोध कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो शब्द बना वो क्या बना, गत्यवरोध। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण ले तो हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो एक उदाहरण है, अभ्यर्थी, ठीक है, और इसी से मिलता हुआ एक और उदाहरण है अभ्यर्थी। हम इन दोनों में सही किसको माने, सही रूप कौन सा है, इसमें अगर ये मान लो हमारे एग्जाम में आ जाए तो किस पर निशान लगाएं ताकि वो सही हो जाए और हमारे नंबर आ जाए। तो हम कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को सही करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह अभ्यर्थी हमारे मुंह पर, जुबान पर या हमारे बोलने में हमारे ज्यादा सहज है, इसलिए हम इसको सहज ही क्या कर देंगे, सही मान लेंगे कि अभ्यर्थी यहाँ पर सही है। बोलने के माध्यम तो सही लग रहा है, लेकिन हम संधि के अनुसार देखेंगे तो हमारा यह अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखो जब हम इसकी संधि करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा संधि विच्छेद होगा। किस प्रकार से होगा, यहां पर ई है, यहां पर ए है, मिलकर के क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ये ई इस य में परिवर्तित हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से यहां पर जैसा मैंने लिखा था कि अभ्यर्थी, तो यहां पर तो आ की मात्रा आ रही है और यहां पर केवल ए की मात्रा आ रही है। ये क्यों आ रही है, इस ए के कारण आ रही है क्योंकि यहां पर आ नहीं आ रहा है। अगर यहां पर आ आता तो ये अभ्यर्थी सही रहता, लेकिन यहां पर जब हमने संधि विच्छेद किया तो ये क्या कहलाया, अर्थी। ठीक है, ये वो वाली अर्थी नहीं है कि कोई मर गया, ठीक है ना, यहां पर ये वाला अर्थी नहीं, ये है अर्थी ग्रहण करने वाला। जो अभ्यर्थी या छात्र होता है वो कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, वो अभ्यर्थी कहलाता है। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम इस यण संधि के जितने भी उदाहरण हैं उन सब की आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं और इनका कुछ ना कुछ जो संधि का क्रम है वो भी आसानी से कर सकते हैं कि संधि किस प्रकार से करनी है, संधि विच्छेद किस प्रकार से करना है। आगे देखो एक और हम शब्द देखें, जैसे मान लो ये अध्यापक है। आज के दौर में सभी अध्यापक हैं, कहीं ना कहीं अध्यापक बनने की दौड़ में शामिल है, लेकिन इस अध्यापक का भी हमें कुछ ना कुछ अर्थ समझना होगा कि ये आखिर है क्या। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये रूप होगा अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या उच्चता की ओर, और पक, पक का अर्थ होता है परिपक्व करना। ठीक है ना, यहां पर अध्यापक का पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको परिपक्वता की ओर लेकर जाना होता है। वो कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं है, उनको हमें ऊपर की ओर उठाना है, सब कुछ ज्ञान देना है। किस प्रकार से हम उनको ज्ञान देते हैं वो रूप कौन सा कहलाता है, अध्यापक वाला कहलाता है। अब इसकी अगर हम संधि के नियम के अनुसार करें तो किस प्रकार से हो जाएगा, जिस प्रकार से हमने पहले किया था कि यहां पर छोटी ई है और आ रहा है। यहां पर समझना, ई के बाद यहां पर स्वर आ गया आ, तो यहां पर ई तो किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा, लेकिन जो स्वर आ रहा है आ, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में परिवर्तन हो जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहां पर या मैंने
लिखा है। और जो ये या है वो किसके कारण आया है, इस आ के कारण आया है। यहाँ पर ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप इस प्रकार से करने की कोशिश करोगे तो आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। और उदाहरण अपन देखें, देखो एक उदाहरण है, प्रत्यपकार। ठीक है, प्रत्यपकार में हम देखें, इसकी संधि विच्छेद करें तो जैसे मान लो हम कर दें प्रतिधन उपकार और एक कर दें प्रतिधन अपकार। ये दो हमारे संधि विच्छेद हैं। इनमें से प्रत्यपकार की संधि विच्छेद कौन सी होगी ये हमको देखना है। कई बार क्या होता है, हमारे जैसे मैंने पहले कहा था कि शब्द हमारे मुंह पर या जुबान पर चढ़े हुए होते हैं और तुरंत ही हम वो शब्द बोल देते हैं, उसके अनुसार ही संधि करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे प्रत्युपकार, ये हमारे मुंह पर या जुबान पर चढ़ा हुआ है, डायरेक्ट ही हम यही शब्द बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें ऐसा न करके क्या करना होगा, यहां पर देखना होगा कि रूप क्या है। ठीक है ना, ऊ आ रहा है तो ही यहां पर अलग संधि होगी, लेकिन यहां पर ऊ की जगह केवल यह आ रहा है, वह में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस यह के कारण हम क्या देखेंगे कि इसका जो रूप है वो क्या है, अ है। तो यहां पर सही संधि कौन सी मानी जाएगी, प्रति प्लस अपकार। अपकार का अगर हम अर्थ देखें तो हम देखेंगे तिरस्कार। जैसे मान लो किसी ने हमारा तिरस्कार कर दिया है तो हम भी बदले में उसका तिरस्कार ही करेंगे। ये प्रत्यपकार का संधि विच्छेद है। उपकार कब होगा, जब यहां पर यह शब्द होगा प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार। तो इसका हमें दोनों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे और उदाहरण लें अपन, तो मैं समझता हूं कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप आसानी से इसका जितने भी संधि विच्छेद हैं या संधि के नियम हैं उन सबको आप करते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा इत्तेलम, इसकी हम संधि कैसे करेंगे कि यहां पर यह आ रहा है तो आप सीधा सा क्या कर दोगे कि ए ले लोगे और बाद के शब्द ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। और यहां पर तय आ रहा है, यह आ रहा है, यह क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या थी, ई की मात्रा थी, तो यह क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ही इति धन अलम हो जाएगा। इसका अर्थ है बस, अब और नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमें सभी शब्दों की संधि विच्छेद करनी है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इन उदाहरणों की संधि विच्छेद करते हुए कहीं ना कहीं कमेंट्स में लिखना कि आप इनकी संधि कर सकते हैं या नहीं। ठीक है ना, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं इनके, जैसे प्रत्येक है, न्यून है, पर्यटन है। इस पर्यटन की मैं संधि आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें आधा र आ रहा है, इसका कुछ नियम है। और इसके पहले आप लिखो, देखें प्रत्येक की और न्यून की, इनकी आपको संधि करके कमेंट्स में लिखना है। इस पर्यटन में देखो होता क्या है, इसकी संधि समझो। देखो यहां पर यह आ रहा है तो यह आ रहा है तो हम अ निकाल लेंगे और बाद में वही अटन लिख देंगे। तो अटन का अर्थ क्या होता है, घूमना या भ्रमण करना। ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन यहां पर र आ रहा है तो जैसे मान लो परि धन अटन, तो यहां पर हमने र में से क्या निकाल लिया, ई को निकाल लिया, तो र यहां पर क्या हो गया, आधा रह गया। और हमने अगर पहले संधि में पढ़ा होगा, मान लो गुण संधि में आया होगा, दीर्घ में आया होगा, कहीं भी आया होगा, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो आधा र होता है वो कहां पर लगता है, वर्ण के ऊपर, न कि वो वर्ण के साथ में
लगता है, तो इस कारण से ये जो र है ये ऊपर की ओर लगा है। ठीक है, आगे आप इन शब्दों की संधि करते हुए मुझे कमेंट्स में लिखना, और कहीं ना कहीं आप लिखोगे तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उसको समझा है या नहीं समझा है। तो यह आप जरूर करना और मुझे कमेंट्स में जरूर लिख करके बताना। धन्यवाद।